हेलो। हाँ, हाय आंटी, कैसे हो? बस बढ़िया। तुम सुनाओ, क्या हाल है? मैं भी बढ़िया। और बताइए, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, बस अभी थोड़ा फ्री हुई थी काम करके। अच्छा, और किचन के काम से फ्री हो गए आप? हाँ, मैक्सिमम। खाना वाना बना लिया आपने? हाँ, मॉर्निंग में ही कर लिया था आज। क्या बनाया है? आज बाबा जी की पसंद की फली आलू की सब्जी। अरे, मुझे भी पसंद है वैसे फली तो बहुत। मैं बड़े शौक से खाती हूँ। मम्मा जब भी बनाती है ना तो बड़े उससे बोलती हैं, आज देख मैंने तेरी फेवरेट फली बनाई। वैसे मैं ज्यादातर फलियाँ पसंद नहीं आती ना बच्चों को। हाँ, मैं खा लेती हूँ, इसलिए मम्मा खुश रहती है मुझसे कि ये वैसे ये भी अजीब बात है ना, ये आपको नहीं लगता ये थोड़ा वियर्ड है? हम हमेशा कभी भी, जैसे मैं आपको फोन कर रही हूँ, मेरे अंदर यही क्यों क्वेश्चन है कि मैं आपसे ही पूछूं कि आपने क्या बनाया है खाने में। ऐसा भी तो हो सकता है कि अंकल ने बनाया हो और कोई वो आदत हो जाती है ना, पता है कि किचन का काम मम्मा ही करती है, वो माइंड सेट वाली बात है। हाँ, पर यही तो बात है, कभी कभी सोचती हूँ ना, देखो खुद ही पूछ रही हूँ और खुद ही क्वेश्चन भी आता है दिमाग में, आपसे क्यों पूछ रही हूँ कि आपने क्या बनाया है। सही बात है। वही है ना, वो कहीं ना कहीं कल्चर या ये कह लो कि एक हैबिट, देखने की आदत वो दिमाग में एकदम स्टोर हो जाती है। तो हम लोगों को वही माइंड सेट रहता है। ज्यादातर हम यही पूछते हैं, पापा बाहर गए? अच्छा, आप किचन में क्या कर रही हो? वही है ना, कभी कभी कुछ चीजों को चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है ये चीज शायद कभी चेंज होनी नहीं वाली। नहीं होंगी, मगर इंटरेस्ट के बेस पे। अरे होता तो फिर भी यही है ना आंटी, अब लगाओ कितना कर लो। अब देखो, जैसे अब मेरी बहन की भी अभी, वो भी इनफैक्ट अब हमारी जनरेशन की है, उसकी अभी रिसेंटली नई शादी हुई है। जब भी मैं उनको कॉल करती हूँ तो ऑब्वियसली उसके घर में भी कुक है, लेकिन कुक होने के बाद भी मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी क्या क्या बनवाया है। कभी जीजू से करती कि जीजू क्या बनवाया। सही बात है ना? पर ये पता नहीं वर्किंग हो, और जबकि वर्किंग तो दोनों ही है, लेकिन कभी ये नहीं होता कि वर्किंग वो है तो उनसे भी कभी पूछ लिया जाए। हाँ, वो वही तो कह रही ना, मैं सब माइंडसेट का गेम है ये, कि एक दिमाग अपना बिल्कुल वो चीज फीड हो चुकी है कि ये किचन में है और ये बात है। और क्या। और बताइए आंटी, कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थोड़ा गार्डन को देखा जा रहा है, धूप के मजे लिए जा रहे हैं। सर्दियों की यही खास बात है, वैसे यही मजा आता है बाहर बैठने में, धूप लेना। हाँ, धूप में बैठ के मूंगफलियां खाना। नहीं, मैं मूंगफली नहीं खाती वैसे, पर यह है कि धूप में बैठना अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी फ्लावर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं हमारे उसमें गमलों में, तो वो देखती हूँ। तो आप गार्डनिंग भी आप खुद ही संभालती हैं वहाँ की? हाँ, थोड़ा बहुत ही कर रखा है गार्डनिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा है। अच्छा। पर हाँ, अच्छी गार्डनिंग तो नहीं है, पर हाँ छोटा छोटा जैसे फ्लावर्स लगाने का बड़ा शौक है। मनी प्लांट है, या और भी है जैसे स्नेक्स प्लांट है, ऐसे मैंने काफी कुछ लगा रखा। अरे, आपको तो नर्सरी खोल लेनी चाहिए वैसे। इसको भी बिजनेस कर लो, क्या पता सक्सेसफुल हो जाए। और क्या। अरे बस, अब अंकल जब रिटायर होंगे ना उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। अभी ये वाली लाइफ इसी तरह से चलने दो। अरे यार, ये क्वेश्चन, अब देखो वही बात है, ये भी क्यों अब अंकल के अकॉर्डिंग ही क्यों सोचना है? कभी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी तो सोच सकते हैं कि क्या पता इस टाइम में। एक्चुअली क्या चक्कर होता है ना कि अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत सोचते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, पर हमारा जो टाइम है ना वो डिवाइडेड बाय घर के फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग है। अगर मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, मगर फिर भी मुझे उठ के बनाना पड़ेगा क्योंकि बाबा जी हैं, अंकल हैं, ऑफिस से आए हैं। हाँ, कभी कभार कभी इस चीज को कह सकते हो कि चलो यार आज मेरा मूड नहीं है तो चलो बाहर खा लो, पर आप मैक्सिमम टाइम तो नहीं खा सकते। तो आप अपने दिल को ना कहीं सभी करते हैं, मेरा मानना है कि जेंट्स भी हेल्प करते होंगे, पर लेडीज ज्यादा करती है, उसको डाइवर्ट कर देती है कि चलना छोड़, कल देखेंगे। ये शुरू से आदत डाल दी जाती है ना कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। हाँ, कि हस्बैंड नहीं कर सकते हैं, क्या करें, अब उनकी मजबूरी है वो। अब तो फिर भी काफी कुछ चेंज हो गया है, पर पहले नहीं था। पहले में और अब में तो फिर भी लड़कियां भी समझती, लड़के भी समझते। हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं माइंडसेट तो रहता ही है कि हाँ भैया ये काम तुम्हें करना है, इस तरह से चलना है। या जैसे अगर मान लिया कोई कहेगा भी, अगर कल को कोई मेरे से ही कहे कि नेहा ये नहीं करती, तो मैं नेहा को समझाऊंगी क्यों नहीं करी, कर। समझ रहे हो?
तो वो एक माइंडसेट वाली बात है। मैं उस लड़के को नहीं कहूंगी नहीं बेटा तू भी कुछ हेल्प करा दिया कर। सही है, तो बढ़िया है। खैर भाई आंटी, तो आज हम इसी बारे में कुछ ऐसी चीजों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, और मतलब कुछ क्यूरियस हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जो मैं चाहती हूँ आपसे पूछना, आपसे जानना, ताकि आप कैसा सोचते हो, आप कैसा समझते हो, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है लोगों से बात करना और उनकी सोच को जानना। तो शायद कहीं ना कहीं मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ, और क्या पता बात करते करते मैं भी कुछ आपको सिखा पाऊँ, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बस इसी बहाने कुछ बातचीत होगी, और बिल्कुल बातचीत करनी है आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल कोई ऐसी वाली बात नहीं, डिस्क्लोज करनी है, कुछ नहीं करना है। तो जैसा आप कंफर्टेबल हो जो चीज बताने में। तो सबसे पहले करते हैं आपके बारे में जानने से। मैं जानना चाहती हूँ आपकी पूरी स्टोरी। ऑब्वियसली आप कितनी एज के होंगे? आप 50 साल के तो होंगे आई गेस। हाँ, मैं 50 की अब हो जाऊंगी नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, तो वही एक तरीके से 50 इयर्स ऑफ योर लाइफ। तो मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आपकी 50 इयर्स लाइफ में आपने काफी ऐसे एडवेंचरस मोमेंट्स रहे होंगे, काफी हार्ड मोमेंट्स भी रहे होंगे, जब आपने बहुत मुश्किल से डील किया है अपने इमोशंस को लेकर। बहुत चीजें होती हैं, तो बस अपने बारे में हमें कुछ बताइए, कुछ अच्छा कुछ बुरा, जो आपको पसंद हो, आपके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे शुरू में बचपन में तो इतना आइडिया नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं। धीरे धीरे बड़े होते हैं तो चेंजेस होते रहते हैं, वो सब चलता रहा। ठीक है, माइंडसेट भी था। फिर पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, हमारे पापा कतर में जॉब करते, तो मम्मी ही सब कुछ मैनेज करती थी। तो कभी कभी गुस्सा भी उतारती थी, बहुत जबरदस्त वाला। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी उतार देती थी, तो उसमें बहुत गुस्सा आता था। यार देखो, जब देखो तो पिटते ही रहते। अच्छा, तो काफी पिटाई खाई है आपने? हाँ, क्योंकि वो होता था ना, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। अच्छा। बाबा दादी थे, चाचा चाची थे, हम थे, बच्चे थे। तो एक लेडी को फ्रस्ट्रेटेड होना लाजमी है। फिर अपने दिल की बात वो किससे कहे, हस्बैंड यहाँ रहते नहीं। अब तो फिर भी फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अब बहुत सारी चीजों से अपनी बात को फटाक से कन्वे कर देते। पहले नहीं था। पहले लोग लेटर लिखते थे, 15-15, 20-20 दिन में एक लेटर का जवाब आता था। तो बहुत सारी चीजें थी, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकलती थी खूब मम्मी की, मेरे से, मेरे पे, मेरे भाइयों पे। मुझसे छोटे थे दोनों। अच्छा। तो हमने बहुत मार खाई है। कि जो बच्चे बचपन में काफी मार खाते हैं ना, वो बड़े होके काफी मजबूत बन जाते हैं। हाँ, वो कह सकते हैं, मगर पता नहीं, अब कह नहीं सकती मैं इस बारे में कुछ। नहीं, अब बहुत रहे हो गए यार, तभी तो फैमिली। नहीं, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था मेरा, मतलब शुरू से ही, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो तब से अच्छा सर्कल रहा है। पर वही है कि जगह जगह छूटती गई तो फ्रेंड्स भी छूटते गए। हाँ, कौन से स्कूल से पास आउट हैं आप? मैंने 10th तक किया है लेडी विमेन स्कूल, और दिल्ली से। और फिर उसके बाद जहाँ हम शिफ्ट हुए रोहिणी में, वहाँ स्कूल नहीं थे, तो फिर गवर्नमेंट स्कूल से किया था मैंने 2 साल। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर हम 12th करने के बाद फिर मैंने क्या कहते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने वो ली थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी अपनी। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से था। तो वो ये है कि पहले जब हम कालकाजी में थे तो वहाँ फ्रेंड सर्कल अच्छा था। फिर उसके बाद हम रोहिणी आ गए तो वहाँ चेंज होगी सारी फ्रेंड्स, क्योंकि अब वो वाले फ्रेंड सर्कल तो है कि नहीं, कहीं से भी फोन करो, कुछ भी कर लो। पहले तो शुरू में अच्छा लगता था, धीरे धीरे छूट गया। फिर कॉलेज आए तो स्कूल फ्रेंड्स 1-2 ही बची थी, बाकी सब कॉलेज की बनी। तो इस तरह से चला। तो बस, तो सर्कल में फ्रेंड्स का अच्छा रहा, बहुत अच्छा हो रहा। उसमें जब हम बड़े हुए तो लगता था कि हम बीएड कर लेंगे, या मेरे को डांस का बहुत शौक था, तो मेरा मन था कि मैं कभी, जब हम बड़े हो गए, कि नहीं हम क्लासिकल डांस या कुछ ऐसा सीखो। पर वही है ना कि वो थोड़ा, जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो पसंद नहीं करते, क्या डांस करेगी तू। तो बाबा दादी का ज्यादा कंट्रोल था घर पे, क्योंकि पापा नहीं होते थे, तो वही कंट्रोल करते थे। तो उन्हें पसंद नहीं था कि लड़की डांस वांस करे। तो शादी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही कर दी गई, अच्छा लड़का मिल गया, शादी हो जाएगी तो अच्छा है। अच्छा, ऐसा क्यों आंटी? मतलब पहले के लोगों का ऐसा सोचना क्यों था कि ये डांस और ये गाना मतलब इट्स नॉट गुड थिंग फॉर अ गर्ल?
एक्चुअली वही है ना, माइंडसेट मैं बता रही हूँ ना, ये माइंडसेट होता है। क्योंकि पहले लोग जो बुजुर्ग मतलब कह लो, मेरे बाबा दादी तो फिर आप ये लगा लो कि वो अर्लियर 19 बॉर्न होंगे, है ना। मेरे बाबा जी 1925 के बॉर्न थे। तो उस समय की जो सोच होती है उसमें और हमारी सोच में तो बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल भाई मैं एंड बॉर्न हूँ 19 की, वो 19 अर्लियर बॉर्न है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। तो वो सोच का फर्क है। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं था कि वो ऐसा नहीं था कि सारे ही ऐसे थे। बहुत फैमिलीज ऐसी भी थी जो अपने बच्चों को डांस के उसमें आगे बढ़ाती थी। पर वही था ना कि फादर जब घर पर होते हैं एक अलग सोच होती है, बच्चों की अपब्रिंगिंग अलग होती है। और जब फादर साथ में नहीं होते तो एक अलग वो होती है कि भाई जिम्मेदारी है। फादर जिम्मेदारी नहीं समझते, पेरेंट्स कभी वो कहेंगे हाँ जो दिल है वो करो। पर जब आप अपने फादर कहीं और जॉब कर रहे हैं, मदर यहाँ रह रही है। अच्छा, फिर पहले की मदर इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी। मेरी मदर ने अपने टाइम में 10th कर रखी थी, तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें ना कहीं बच्चे के उस पे आ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं हमें भी फील होता था, क्योंकि मेरे साथ की कुछ लड़कियां थी जो बीएड कर रही थी या आगे एमए की पढ़ाई करना चाह रही थी, और उनको वो स्कोप मिल रहा था। बट मेरी शादी कर दी। नहीं तुम शादी कर लो भाई, शादी होनी है, फिर हमारी भी जिम्मेदारी खत्म हो। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। फिर बाद में तो सारे भाई थे। चाचा जी के भी 2 लड़के थे, मेरी फैमिली में भी मेरे भाई भी 2 थे। तो फिर लड़कों के ऊपर इतना वो नहीं रहता ना, हाँ चलो लड़के रह जाएंगे। तो फिर इसलिए शादी हुई। और फिर सबसे बड़ी बात थी, कहते हैं ना अच्छा लड़का मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, शादी हो जाए तो अच्छा है। तो वो भी कहीं ना कहीं रीजन था। पर वही है, मतलब पहले के लोगों का मानना ये नहीं था कि क्या पता अगर आगे फर्दर स्टडीज के लिए आप जाते तो शायद जिस एलिजिबल के लिए लड़का आप अभी सोच रहे हैं कि ये अभी मिल रहा है, क्या पता उस टाइम आप उस लेवल पे बैठे होते। तो मतलब वो बात सही है, मगर उस समय ये सब बातों पे इतना ध्यान नहीं देते थे ना। ज्यादातर यही होता था कि हाँ चलो, और फिर या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, भैया साफ बात है। हम एवरेज तो नहीं कहेंगे, हाँ बीच के जैसे होते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आना ठीक है, अच्छी बात हो है या वो करना। तो उसमें आदमी या तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, या फिर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हो, या फिर आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं अच्छे से कन्विंस कर सको। तो मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो हम लोग भी थोड़ा सा इतना ओपन नहीं थे। तो फिर लगा कि हाँ, ऐसा हुआ कि आपने कोशिश करी हो एक बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समझाने की कि नहीं मैं फर्दर स्टडीज चाहती हूँ, या कभी मतलब एक बार थॉट भी आया, दिल में ख्याल आया कि मैं एक बार मना के देखूं, कन्विंस करके देखूं, क्या पता ना हो ऐसी चीज और मैं आगे पढ़ पाऊँ? नहीं, ऐसा कुछ थॉट भी नहीं आया। एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब अभी फाइनल ईयर ही चल रहा था, तो रिश्ता पक्का हो गया था। तो इतना वो भी नहीं लगा, क्योंकि एक माइंडसेट भी तो होता है ना, शादी तो करनी है, अब नहीं करनी तो 2 साल बाद करनी है। फिर सबसे बड़ी बात थी, मुझे पूछा गया था कि तुम मतलब किस तरह के लड़के को करोगी। तो मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो बात से इनकी गवर्नमेंट जॉब थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक विश मेरी पूरी हो रही है। तो और आपने बताया कि अंकल का ऑब्वियसली पहला रिश्ता था, तो वही पहली नजर का प्यार वाला मामला। कुछ भी कह सकते हो। तो मतलब ये है कि मतलब अप्रैल में मेरे एग्जाम से, जनवरी में मेरा रिश्ता पक्का हो गया, अप्रैल में मेरी शादी होगी। तो सब चीजें बड़ी जल्दी हुई। पर उस समय इतना लगा नहीं, हाँ यार मेरे को आगे पढ़ना है। फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कहा था कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो हम तुम्हारी आगे पढ़ाई कंटिन्यू करा लेंगे। पर वो ये ना, फिर शादी होने के बाद इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, पढ़ने में इतना ध्यान वो नहीं जाता। फिर मैंने कर रखा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर मेरठ यूनिवर्सिटी में माइग्रेट करो, ये करो। तो फिर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। ये हुआ। तो मगर ये रहा कि हाँ मैंने अपने शौक को थोड़ा कायम रखा। डांस वांस मैं करती थी अपना घर पे या कोई फंक्शन में या वैसे। बढ़िया। चलिए, खैर ये तो रही आपकी स्टोरी, और इसको लेकर क्वेश्चंस मैं करना चाहूंगी, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मैं शायद बात करना चाहती हूँ और रोशनी डालना चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ आपकी जनरेशन के लोग या आप जैसी जितनी भी लेडीज हैं, विमेन हैं, वो इन सारे टॉपिक्स को लेकर कैसे थॉट्स रखती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आंटी मेरा ये कि ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन पीरियड ये बहुत सेंसिटिव और बहुत ही सीक्रेट चीज रखी जाती है अक्सर लोगों।
तो मैं जानना चाहती हूँ इसको लेके आपके कैसे थॉट्स थे, आपने जब ये चीज अपनी लाइफ में पहली बार फेस करी तो आपको क्या चीजें सिखाई गई, क्या चीजें बताई गई, और अब उन चीजों को लेकर आपको क्या लगता है, क्या चीजें डिफरेंस आया है समाज में, लोग इसके बारे में खुल के बात करते हैं, आगे आपके भी बच्चे हैं, आपने अपनी बेटी को क्या चीजें सिखाई, क्या आपको लगता है जो चीजें आपके साथ होनी थी वो चीजें गलत थी और अब उन चीजों को चेंज करना चाहिए, कैसा मतलब क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? देखो, जब हमारा टाइम था तो उस समय तो यही कहा जाता था कि नहीं भैया पापा के सामने इस तरह से नहीं करना, इन सब चीजों को थोड़ा छुपा के रखना है, आप जब चेंज करो या कुछ करो तो उसको थोड़ा सा देख के करो कि बाथरूम में कोई हो ना, है ना। तो वो सारी चीजें हमें उस समय मंदिर में हाथ नहीं जोड़ना, मतलब मंदिर को टच नहीं करना है, मंदिर जाने के लिए में सोचना है, ये सारी बातें जो पुरानी बातें थी वो हम पे भी लागू थी। हमारी नानी के यहाँ पे किचन में भी नहीं जाने देते थे हमें कि नहीं रसोई में नहीं जाना तुझे। इवन हमारी मामी भी नहीं जाती थी, तो हमें बड़ा अजीब लगता था क्योंकि हमारी दादी के यहाँ ये रूल नहीं था कि किचन में नहीं जा सकते, वहाँ जा सकते थे बस हाँ पूजा की चीजों को हाथ नहीं लगाना था। बट हमारी नानी के यहाँ थोड़ा ज्यादा रूढ़ीवादी थी वो, तो वो कहती थी कि ऐसे टाइम पे किचन में नहीं जाना, चप्पल ये वाली नहीं पहननी, बाथरूम में दूसरे कपड़े पहन के जाने और बाहर दूसरे कपड़े निकाल पहनो, जब भी आप बाथरूम जाओ तो उसके बाद नहाओ। तो नानी के यहाँ थोड़े रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थे, दादी के यहाँ नहीं थे हमारी। तो हम जब नानी के यहाँ जाते थे तो थोड़ा रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे, तो बड़ा अजीब लगता था क्योंकि दादी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। दादी के यहाँ थोड़ा, एक्चुअली मेरे जो बाबा थे वो मेडिकल लाइन में थे, मेरे फादर को डॉक्टर है, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इस मामले में ओपननेस थी, मतलब इतना वो नहीं था कि ऐसे नहीं करना, वो नहीं छूना। फिर भी मम्मी ने कुछ चीजें बताई थी कि जैसे भाई हैं तो उनके सामने इस तरह से नहीं बैठना, इन सब चीजों के बारे में तुम रेगुलर ध्यान देना, मेरे को बताओ, ये करो। तो वो शुरू में जो होता है, धीरे धीरे तो फिर आदत पड़ गई, तो लगा ही नहीं कुछ कि हाँ कुछ ऐसा है। हाँ, नेहा के टाइम पे थोड़ा सा मैंने उसको समझाया था कि बेटा थोड़ा सा बैठो तो ऐसे बैठो वैसे बैठो, वो भी इसलिए कि ताकि आप पुअर ना लो, बाकी तो कुछ नहीं है। और बाकी रही बात मंदिर की इसकी, तो मैं इसको कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये चीजें भगवान जी ने दी है और भगवान जी के ही मंदिर जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो इस चीजों का मैं कोई वो नहीं मानती। आपको क्या लगता है ये सोच मतलब पहले के लोगों में नहीं थी और अब आप में आना, तो क्या पता ये चीजें अगर शुरू से ऐसी चलती आती तो आज काफी चीजें डिफरेंट होती? नहीं, देखो पहले के लोगों ने जो सोचा था उसका कारण ये था क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं थी आजकल के जमाने में, और अगर आप 100 साल पुराना जमाना देखोगे तो बहुत फर्क है। बिल्कुल, है ना। आप 50 साल पहले भी चले जाओगे तो उसमें भी बहुत फर्क दिखाएगा, क्योंकि आप पैड्स यूज नहीं कर सकते थे, आपके पास इतनी सारी सुख सुविधा वाले साधन नहीं थे, आपके पास अंडरगारमेंट्स भी नहीं होते थे, लोग घर पे ही रहते थे, ठीक है ना। तो उसके लिए ही वो प्रिकॉशन ली जाती थी, मगर लोगों ने उस चीज को गलत वे में लेके, समझ रहे हो, क्योंकि भाई मंदिर जाओगे आप, कहीं आपको गंदा ना लगे, कहीं आपको निशान ना लग जाए, कहीं पब्लिक प्लेस में आप अजीब ना लगो, क्योंकि वो सारी चीजें नहीं प्रोवाइड होती थी जो आजकल होती हैं। इसलिए तब इन सब चीजों पे एक वो बना रखा था मिथ से कि नहीं ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, बट उस चीजों को धीरे धीरे लोगों ने अपने हिसाब से कर लिया। तो क्या ऐसा हुआ कि जब आपके बच्चे हुए, जब आप मदर बनी, आपने अपने बेटा हो या बेटी, इस चीज को लेकर आप उनके साथ खुल के बात कर रहे हैं, कोई चीज का बैर नहीं है, किसी चीज का पर्दा नहीं है, आप खुल के उसे भी समझा रहे हैं, जिस तरीके से आप बेटी को समझा रहे हैं उसी तरीके से बेटे को समझा रहे हैं? नहीं, इतना तो नहीं मैं खुली हुई रूप से, क्योंकि मैं बेटे को इतनी ओपनली तो नहीं समझाया, मगर हाँ वो आजकल तो स्कूल कॉलेज ग्रुप और साथ में बच्चे आपस में बहन भाई भी बहुत फ्रैंक होते हैं, तो वो एक दूसरे से कंफर्टेबली बात करते थे, तो उसी से ही थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि हाँ ध्रुव को भी पता है, या नेहा जैसे उसे बड़े आराम से कह देती कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को मेंस्ट्रुएशन हो रही है, मेरे पेट में दर्द है या मेरी कमर में दर्द है, ध्रुव भी इस चीज को एग्री कर देता, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने ये सब चीजें ना ऑब्जर्व करी दोनों में, बातों में वैसे, तो मुझे लगा कि हाँ दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, तो मुझे तो समझाना नहीं रहा कि नहीं तू बैठ मैं तुझे समझाऊंगी ऐसे होता है वैसे, ऐसा कुछ नहीं। पर हाँ छोटा मोटा बॉडी लैंग्वेज से या कहने से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा, तो वो भी थोड़ा सा समझ जाता कि ठीक है कोई नहीं।
हाँ, क्योंकि अक्सर ये हम अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में ये चीजें देखते हैं, ये पीरियड्स वर्ड यूज हो जाना, कॉन्डम्स वर्ड यूज हो जाना, ये लोगों के लिए बहुत सीक्रेट बातें होती हैं। लोग बहुत ही छुपा के अपने कुछ दायरे बनाए हुए हैं। जैसे अब माँ बाप ये वर्ड्स अपने बच्चों के सामने यूज नहीं कर सकते, बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने यूज नहीं कर सकते, या बहन भाई से शेयर नहीं कर सकती। तो क्या ये वर्ड्स आपको लगता है कि ये सब बहुत नेचुरल चीजें हैं, हर किसी को एक ना एक दिन फेस करना ही है? तो मुझे नहीं लगता। वो बात सही है, मगर बेटा ये होता है ना कि एक्चुअली कुछ रिश्तों के दायरे होते हैं, ठीक है ना। अब बहन और भाई है, वो कॉन्डम के बारे में थोड़ी ना बात करेंगे। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक लाइफ पार्टनर के साथ आप फिर भी डिस्कस कर सकते हो इस बारे में, है ना। तो कुछ सभी चीजों के कुछ दायरे हैं, जैसे माँ बेटे के दायरे हैं, माँ बेटी में भी दायरे हैं, फादर और बेटी में दायरे हैं, तो उसी तरह बहन भाइयों में भी दायरे हैं, है ना। तो हम हर टॉपिक पे खुल के बात नहीं कर सकते। शायद अभी हमारा कल्चर या हमारे लोगों की सोच इतनी ब्रॉड नहीं है कि हम सब टॉपिक पे खुल के बात करें। मैं अभी थोड़ा सा फिर भी कहीं ना कहीं किसी चीज में थोड़ी रिजर्व हूँ, है ना। कि जैसे मैं बेटी से तो वो उस तरह की बात कर लेती हूँ, पर मैं बेटे से नहीं कर पाती। और मैं चाहती हूँ कि वो बेटा भी उस चीज को फॉलो करे, पर बात करने में थोड़ी झिझक तो रहती है। क्योंकि ऐसा लगता है आपको कि हमारी शुरू से अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, इसलिए हमें आदत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता था कि अगर बचपन से ये सारी चीजें शायद देखी ना होती या समझी ना होती, तो आज हम बिल्कुल नॉर्मल बात। हाँ, मगर कुछ मेरा मानना है कि कुछ चीजें दायरे में ही अच्छी लगती हैं। अगर बहन भाई अगर इस तरह के टॉपिक से बात करें, भाई कॉन्डम के बारे में, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, वो नेचुरल चीज नहीं है। वो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात करो, या आप अपनी किसी के साथ रिलेशन रख रहे हो उसके साथ बात करो, समझ गए। अगर आप ये घर में ऐसे इस टॉपिक पे बात करोगे तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है, लगता है कि अरे यार कि क्या कर रहे हैं। नहीं, वैसे आजकल हम जैसे मैं मोनोपोज में की प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, तो मेरे बच्चों को पता है, मैं बोलती हूँ कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज मुझसे थोड़ा सा मेरे से मत वो करो। कभी कभी मैं इरिटेट हो जाती हूँ, कभी कभी मेरा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो शुरू में तो बच्चे नेहा तो समझ गई, पर ध्रुव नहीं समझ पाया था, तो मैं ध्रुव को बोला कि हाँ मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझसे ज्यादा पंगे मत लिया कर, मेरे से काम नहीं होता। तो वो समझ गया कि ठीक है ये तो है मम्मी को प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, एक नॉर्मल सी बात होगी है। पर अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी मम्मी को नहीं समझ पाए थे कि मम्मी को ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, क्योंकि मम्मी भी खुल के नहीं कहती थी, और हम भी नहीं समझ पाए थे इस बात को। तो हम उससे रेगुलर, तो हो सकता है मेरी मदर जो हम पे फ्रस्ट्रेशन निकालती हो या हमें पिटाई करती हो, वो ये भी एक कारण हो। हाँ बिल्कुल, पर हमें नहीं मालूम था। या उनको कोई मेंटली स्ट्रेस हो, वो क्या कारण था वो हमें नहीं मालूम था। पर मैं बच्चों से बहुत खुल के बात करती हूँ अपने, कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी। खुद ही ये डिफरेंस देख के आप सोचते होंगे कि कई बार शायद इन चीजों के बारे में आपस में बातचीत होने से एक अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड में और एक फर्क आता है लोगों। हाँ ये तो है, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब हम खुद बच्चे थे तब में और अब मेरे बच्चों में हमारी आपस की बातों में या पूरे बिहेवियर में काफी फर्क है। बिल्कुल। इवन मेरी मदर मेरी शादी के बाद तक भी मुझसे थोड़ी खुल के बात नहीं कर पाती थी। लगता था कि चलो यार लड़की से क्या कहना, लड़की तो पराए घर चली गई। पर मेरा मानना है कि लड़की होगी या जो भी है, आपके बच्चे हैं दोनों, आप अपने दोनों बच्चों के साथ खुल के बात करो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है ये। इनफैक्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल अग्री करूंगी, मेरा मानना भी ये है आंटी कि हमें ऐसा लगता है जैसे मेरी मम्मा के साथ मेरा जो बॉन्ड है, वी यूज टू टॉक एवरीथिंग। मतलब मेरे दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं मम्मा के पास जाके डायरेक्टली बोल सकती हूँ। हम दोनों वो ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी और मेरी, जैसे यूजुअली कई लोगों के बीच में मैं ऐसी बातें सुनती हूँ कि नहीं मैं मम्मा के सामने ये बात नहीं कर सकती हूँ, या मेरे फ्रेंड्स चाहे वो लड़कियां कि नहीं ये मम्मा के सामने। तो मुझे कई बार सुनने में बहुत अजीब लगता था कि ऐसा क्यों है। मतलब दे आर योर पेरेंट्स, आपको सबसे पहले कोई डाउट आ रहा है तो आप उनसे जाके बात करो, आप उनसे बात करो। वो बात सही है, पर कितनी बार होता है ना कि पेरेंट्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे उनसे खुल नहीं पाते। और जैसे मैं बताऊँ कि जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर मदर थी, तो जैसे अगर मान लिया हमें सीपी जाना है सब लड़कियों को, है ना, होता था कि कॉलेज से सीपी जाएंगे। तो मैंने मॉर्निंग में कहा कि मम्मी आज तो मैं ना सीपी जाऊंगी। तो
मम्मी का ये पहला होता था, जो बाबा जी को बता दे, बाबा जी को बता के जाना। हाँ। तो अगर अच्छा बाबा जी को नहीं भी बताया तो हाँ, अगर उन्होंने कहा नहीं कहीं नहीं जाना, घर पे बैठो, तो हम कहीं जा नहीं सकते थे, अपना दिल मारना पड़ता था। पर आजकल के बच्चों के साथ ये नहीं है ना कि नहीं हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, हम छिपी जा रहे हैं या आज हम लेट आएंगे, तो पेरेंट्स फिर भी इस चीज को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा फर्क आ गया है ना, मतलब अब सिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कितने पेरेंट्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं कहीं नहीं जाना, घर पे बैठो, बैठ के पढ़ाई करो, और कितने होते हैं नहीं चलो ठीक है बेटा, तो फिर अपना टाइमली घर आ जाना। वही तो ये वही आ जाता है, जिस टाइप की अपब्रिंगिंग है आपकी वही चीजें आगे फॉलो होती आती रहती है आपकी। नहीं फिर आजकल का देखो कुछ भी कहो, माहौल भी थोड़ा सा ऐसा है कि पेरेंट्स को डर लगता है, और कोई रीजन नहीं है। अगर माहौल अच्छा हो और साथ में सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं तो शायद ये चीजें ना आए। हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ बट वही है, पर मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी चीजें आपस में ही रिलेटेबल हैं। देखिए वही बात है, अगर हम खुल के बात करेंगे, सपोज अब माहौल अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि रेप्स हो रहे हैं, ठीक है। लोगों का एक दूसरे पे से भरोसा उठा है, क्योंकि आपको पता है बाहर माहौल बिल्कुल सही नहीं है, बच्चा जाता है तो आपको डर पहले लगता है उसके साथ। लेकिन डिफरेंस ये है क्योंकि उन लोगों से डर लगता है जो अपने ही पेरेंट्स से ये बातें खुल के नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीजें रह रही हैं, वो दिमाग आपको कहाँ से कौन से ट्रैक पे ले जाए और बाहर वो चीजें। पर आप कैसे जज कर सकते हो ना कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल वही। ये आप जज नहीं कर सकते जब तक कुछ ऐसी हरकत ना हो जिसे देखकर आदमी जज करे, है ना। कितने लोग होते हैं कि मुंह से बड़े प्यारे भोले सीधे से लगते, पर उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, नेगेटिविटी भरी हुई होती है। तो ये सारी चीजें ना कहीं पेरेंट्स को भी कंट्रोल करने के लिए करती है कि नहीं कल को भैया कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो फैमिली मेंबर्स कहेंगे हाँ वैसे तो बड़े नियम कानून वाले बच्चे थे, अपने बच्चे नहीं संभाले थे, ठीक है ना। तो ये चीज भी ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर हावी रहती है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को फ्रीडम मत दो, पर पेरेंट्स उनको समझा भी नहीं पाते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व भी नहीं हो पाते, और उनको वो सब चीजें मैनेज भी नहीं करने देते कि कैसे करें, क्योंकि डर भी होता है पेरेंट्स को। हाँ बिल्कुल वही तो ये सारी चीजें हैं। चाहती हूँ जैसे ऑफ कोर्स अब ये पेरेंटिंग है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर का काम है, ऑफ कोर्स एज यू टोल्ड मी बिफोर आप हाउस मेकर हैं, तो ये आपको कभी कभी ऑब्वियसली ब्रेकडाउन होना, एंजाइटी होना, ये बहुत नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। तो मैं वही चाहती हूँ कि जैसे आप यू आर द काइंड ऑफ पिलर टू द फैमिली, क्योंकि आप सबको संभाल के और सबका ध्यान रखते हुए चल रहे हो। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि सबका ध्यान रखते हुए जो आप अपने साथ अपनी बॉडी, अपने नेचर, अपनी हेल्थ के साथ जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, उसका असर कभी कभी आपके साथ अकेले में हो रहा है, आप गहरी सोच में चले गए हो, ब्रेकडाउन हुआ है आपके साथ, अकेले बैठ के रोना, किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो बात, कभी ये चीज हुई है आपके साथ? नहीं इतना तो नहीं होता, पर हाँ जैसे थकान हो जाती है, बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, बॉडी थोड़ा रिएक्ट करने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं जैसे अब बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस बढ़ने से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बीच में, 2 साल मैं बीमार रही, मेरा वेट काफी कम हो गया था, तो डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बात है, फिर ये नतीजा निकला कि स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस इतना था, घर का भी काम, बच्चों का भी, अंकल को भी, फैमिली को भी, अपना भी, कहीं ना कहीं रिलेशंस भी, तो वो सारी चीजें ना बड़ी खिचड़ी बन रही थी, हॉट हो रहा था, समझ में नहीं आता क्या करना है, तो वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी पे ही रिएक्ट है। तो और वो अभी भी है, अगर मैं किसी के बारे में भी ज्यादा सोच लेती हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी रिएक्ट कर देती है, तो मुझे समझ में आने लगता है हाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, सुधर जाओ। क्या ऐसा होता है कि ये सारी चीजें, ये जो स्ट्रेस आपका हो रहा है, या आप ओवरऑल सारी चीजों को लेते हुए आते हो, मतलब बिफोर मैरिज वाली चीजों को भी लाना? नहीं वो नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम की ही होती है। जैसे अब नेहा है, वहाँ बेंगलोर है, या ध्रुव है, या इंदिरापुरम है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक आदत हो गई है सबको साथ रहने की, अब अलग अलग रह रहे हैं, हम काशीपुर है, तो मतलब वो कहीं ना वो डिस्टर्बेंस ले आती है लाइफ में,
हाँ, जैसे किसी ने फोन नहीं उठाया या हमने कोई मैसेज किया उसका रिप्लाई नहीं दिया बच्चों ने, तो वो कहीं ना माइंड को एक डिस्टर्ब कर देती, क्योंकि कभी भी आपको अच्छे थॉट तो आएंगे नहीं कि आपका बच्चा पूजा कर रहा है, मंदिर बैठा होगा, आपको हमेशा यही थॉट आएंगे, कहाँ फंस गया, कहाँ चले गए, फोन क्यों नहीं उठा रहे, क्या कर रहे हैं, है ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ गलत बात में तो नहीं हो गया। तो वो सारी चीजें दिमाग में आती है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले ही आती है। तो और ये तो नेचर, ह्यूमन नेचर है। सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचने से ये ज्यादा है। दूसरा एक्चुअली कुछ दूसरा कह नहीं सकते ना, है तो सब मेरे ही ना। तो मैं उसको दूसरा नहीं कह सकती, क्योंकि दूसरा तो तब होगा जब वो आउटसाइडर हो, जब फैमिली मेंबर्स है तो क्या दूसरे। तो वो कहीं ना कहीं रहता ही है सबके बारे में कि हाँ बाबा जी का ये रूटीन है, या अंकल सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, या बच्चों का दोनों का ये रूटीन है, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, टाइमली अपना ऑफिस पहुंचे नहीं पहुंचे, कोई बाद में बीच में कोई मिस हैपनिंग तो नहीं है, कोई दिमाग में कोई स्ट्रेस तो नहीं चल रहा उनके। तो ये सारी बातें हैं और कुछ नहीं। चलिए बढ़िया। ये आपने एक टर्म तो ऑफकोर्स सुनी होगी, मैरिटल रेप। हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली जब आदमी का दिल और दिमाग एक नहीं होता ना, तो वहाँ ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर कोई भी हो दोनों में से, अगर दोनों का दिमाग एक साथ है और एक ही दिल और दिमाग एक साथ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं उसके साथ जो फिजिकल हो या जो भी हो, आप उसके साथ 100% हो, है ना। पर अगर आपका दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, आप परेशान हो रहे हो और फिर सोचो, तो वो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन अलग हो जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो मेरा मानना है कि ये चीजें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से एक्सेप्ट होने पर ही पता चलता है। अगर इसमें से कोई एक चीज नहीं हो रही तो छोड़ना ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। बाकी तो भैया अपने पर डिपेंड करता है कि बस मतलब अपने अपने हिसाब से भी आदमी किस तरह से लाइफ को लीड करता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये टर्म्स जो अब निकल कर आ रही हैं, क्या ऐसा है ये हो अब रहा है या फिर होती पहले से आई है लेकिन लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं? नहीं, एक्चुअली पहले भी होती थी, पर प्रॉब्लम ये होती थी कि कहीं ना कहीं लड़की को ये सिखाया जाता था कि भैया डोली यहाँ से गई अर्थी वहां से जाएगी, तेरे को तो झेलना ही पड़ेगा कैसे भी झेल। तो वो चीजें ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, और फिर पहले ना लोग इस चीज को एक काम समझते थे। आजकल सब चीजें बदल रही हैं, हर चीज तो ये चीज भी बदल रही है कि इंजॉयमेंट भी है, पर पहले लोग इसको काम समझते थे। या ज्यादातर ये होता था कि अगर हस्बैंड का मन है लेडी का नहीं है तो भी, और अगर हस्बैंड का मन नहीं है और लेडी का मन है तो भी, वो डिपेंड सारा मेल पे ही होता था। अब नहीं है, अब तो या तो दिलो दिमाग एक नहीं है या कुछ नहीं सेटिंग हो पा रही, तो आप अलग हो सकते हो। पहले अलग नहीं हुआ था, लोग उस चीज को मैनेज करते थे किसी तरह कि नहीं यार हमें तो साथ रहना है। चाहे वो, मैं ये नहीं कहती कि लेडी ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती थी, जेंट्स भी करते थे। तो उस कॉम्प्रोमाइज में बहुत सारी चीजें होती भी थी जो एक्सेप्ट करनी होती थी, जो नहीं है वो नहीं होती। तो ये है। तो और जो बहुत ही बोल्ड होते थे वो अलग हो जाते थे। हाँ, वही कि लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं वो पेरेंट्स के सामने। अब जैसे कोई अगर लड़की ये चीज फेस कर रही है, सफर कर रही है अपनी मैरिज में कि उसके हस्बैंड से उसका नहीं बन रहे सही रिलेशन, विदाउट कंसेंट हर बार हमेशा, क्योंकि ये दोनों की मंजूरी और दोनों का कंफर्ट जोन करता है। बिल्कुल। तो क्या फैमिलीज इन चीजों के बारे में खुल के बात करने को तैयार नहीं थी? इस वजह से लड़की को दब के रहना पड़ता था, क्योंकि वो रेडी नहीं, क्योंकि वो तब तक बात कर ही नहीं सकती क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट नहीं है। ऑब्वियसली एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती थी कि ज्यादातर लेडीज, लड़कियां जो भी है वो डिपेंडेंट होती थी, इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। बहुत कम लेडीज होती थी कि भाई हाँ इंडिपेंडेंट है, जॉब कर रही है या टीचर है या कुछ भी, बहुत कम होती थी। गिनती में 100 की 10, है ना।
तो क्या होता था, जब आदमी डिपेंडेंट होता है तो वो सोचता है यार मैं यहाँ पर भी डिपेंडेंट हूँ, मैं तो घर जाऊंगा वहां पर भी डिपेंडेंट रहूंगा, फिर मेरे बच्चों का खर्चा, फिर मेरे परिवार वाले 10 बातें सुनेंगे, फिर मेरे भैया भाभी मेरे साथ कैसा बिहेव करे, मेरे पेरेंट्स इतने वेल ऑफ है या नहीं है जो मेरे को भी संभाल सके, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती थी। अब क्या है ना, अब तो लड़की भी इंडिपेंडेंट होती है, लड़का भी इंडिपेंडेंट होता है, नहीं ट्यूनिंग सेट हो रही तो अलग हो जाओ। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो होती थी ना, वो बहुत मतलब मायने रखती थी, है ना, खासकर लड़की के लिए कि अरे मैं क्या करूंगी, अगर मैं अलग भी होगी तो क्या कर लूंगी। तो वो कहीं ना कहीं तक उस चीज को मैनेज कर लेती थी, ढक लेती थी, छुपा लेती थी। अगर अपनी दिल की बात कह भी दी उसने किसी के सामने तो ज्यादातर लोग यही कहते थे काहे को दुखी हो रही है, चलना तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर कर रह लिया ऐसे। तो वो है ना, और फिर कभी ना कभी तो धीरे धीरे वो चीजें नॉर्मल हो ही जाती थी। ऐसा भी नहीं था कि सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब वही बेसिकली शुरू से सब लोगों का माइंडसेट ये रहा है ना कि हमेशा वुमेन को ये सिखाते रहना कि तुम्हें कोऑपरेट करना चाहिए, एक टाइम अच्छा आ जाएगा तो अभी सह लो। मतलब ये कुछ चीजें नहीं, एक्चुअली कोऑपरेट करने का कारण ये भी होता था कि हमेशा पेरेंट्स ये सोचते थे कि हमारी लड़की को परिवार और घर बहुत अच्छा मिले, वेल ऑफ मिले, हमसे ज्यादा वेल ऑफ हो, है ना। ये एक माइंडसेट रहता था, सभी का ही रहता है, है ना। तो वो उसी के हिसाब से वो शादी भी करते थे, उसी हिसाब से वो लड़का भी देखते थे, है ना। अब क्या होता है, जब आपका मायका थोड़ा डाउन है और आपका ससुराल अप है ना, तो अब वो लड़की सोचेगी यार मैं अब छोड़ छाड़ के चलूं अपने घर, तो वो बहुत मुश्किल होती थी परिस्थितियां। तो और एक बच्चा नहीं होता था, सिंगल चाइल्ड नहीं था तब 4 6 बच्चे होते थे, तो सबके बारे में सोचना पड़ता था पेरेंट्स को। तो फिर सबके बारे में सोचने के लिए लड़की को भी तो सोचना पड़ता था ना कि मैं अपने फैमिली को या अपने उनको कम से कम दुखी करूं। तो वो इन चीजों को भी सोच के ना थोड़ा सा अपने आप को वो कर लेती थी, कंट्रोल कह लो या ये कह लो, या फिर वो सुसाइड कर लेती थी कि ठीक है मेरे से नहीं हो रहा छोड़ दो। तो यहाँ तक ये चीजें होती थी। तो आंटी अब ये बच्चों की बात हुई, फैमिली प्लानिंग, जब लोग यहाँ पे ऐसा क्यों है कि मतलब ये सेट करा जाता है, जैसे आजकल ये लोगों का मोटिव है ना, हम दो हमारे दो, तो आपको क्या लगता है ये पहले जो लोगों के इतने लंबे लंबे बच्चे, इतनी लंबी लंबी रेलें खड़ी होती थी, 8 10 बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि काफी जैसे मेरी भी फैमिली में काफी ऐसे पुराने लोग रहे हैं, मेरी मम्मा उनकी दादी के इतने बच्चे होते थे या तो ये सारी चीजें, ये क्या लगता है कि पहले की फैमिलीज भी तो इतनी, जब तब जॉइंट फैमिलीज में रह लेते थे, आज के लोग जॉइंट फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब तो इतने बड़े बड़े फैमिलीज होने के बाद रहते थे। तो ये किस चीज का फर्क है, क्योंकि लोग आजकल एजुकेटेड ज्यादा हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो फैमिलीज में प्रॉब्लम्स आती हैं, या क्या रीजन क्या है? एक्चुअली क्या चक्कर हुआ कि पहले खर्चे कम होते थे, एक फैमिली में कमाता था 10 लोग खा भी लेते थे, क्योंकि घर में ही सारे काम होते थे, खेती हो रही है या दूध है या फिर मतलब आपकी जरूरतें उतनी ही होती थी जो आसपास की चीजें आपके पास, है ना। आजकल तो सबको गाड़ी भी चाहिए, मोबाइल भी फोन लेटेस्ट होना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन भी हायर होनी चाहिए, फिर साथ में क्या कहते हैं आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, अच्छा आपको फ्यूचर के लिए भी थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। पहले के लोग फ्यूचर पे कहाँ ध्यान देते थे, सोचते थे ठीक है बच्चे हो गए, बच्चे ध्यान रखेंगे, है ना। अब तो फ्यूचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ना कहीं ना उन सब चीजों को करती चली गई, और फिर धीरे धीरे ये निष्कर्ष निकला कि अगर बच्चे कम होंगे तो हम उन पे ज्यादा अच्छा ध्यान दे पाएंगे। पहले तो ये होता था बड़े लड़के का जोड़ा है वो सबसे छोटा तक पहनता था, अब नहीं है ना। अब तो हर बच्चे को अलग अलग कपड़े चाहिए, ध्रुव के कपड़े नेहा नहीं पहन सकती, नेहा के कपड़े ध्रुव नहीं पहन सकता। ये है ना। तो ये सारी चीजें भी ना बहुत चीजों, अच्छा धीरे धीरे जरूरतें बढ़ने लगी। पहले जरूरतें नहीं होती थी इतनी, घड़े का पानी पीते थे, अब तो हमें फ्रिज चाहिए, माइक्रोवेव ओवन चाहिए, हमें कुकिंग रेंज चाहिए, हमें ये चाहिए। पहले सिलबट्टे पे ही मसाला पीस लिया जाता था, चाहे किसी का भी पीसना हो। आजकल मिक्सी भी चाहिए आपको, जूसर भी चाहिए अलग से ही। हाँ तो वो सारी चीजें ना कहीं धीरे धीरे हमारे पे हावी होती चली गई।
उससे इन शॉर्ट हमारे पास रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ऑब्वियसली तब शायद ये इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होने का रीजन भी ये था, ये चीजें जो फैमिली प्लानिंग जो कही जाती है एक्चुअली वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में बैठ के डिस्कशन होते नहीं थे। उनके बीच में वाइफ की चलती नहीं है या वाइफ नहीं डिसाइड कर सकती कि नहीं अब मुझे नहीं कंसीव करना, तब इतना ओपनली नहीं डिस्कस कर सकते थे आप ये चीज। फिर सबसे बड़ी बात थी कि पहले ना लड़के का जो एक वो होता था ना चाव, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो गया है। पहले तो 10 लड़की भी हो जाए उसके बाद भी एक चाव रहता था, नहीं एक लड़का तो जरूर होना चाहिए, है ना। तो उसकी वजह से भी बहुत फैमिली बढ़ती थी। फिर अगर मान लिया आपकी बड़ी लड़की और एक लड़का हो गया तो उसके बाद भी सोचा जाता था इसका भाई हो जाए एक, है ना। तो इस वजह से भी बहुत फैमिली बढ़ती थी। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज था। हर किसी के दिमाग में ये क्यों है कि नहीं, चाहे 4 लड़कियां हो जाएं, चाहे 5 लड़कियां हो जाएं, या आज के डेट में भी अगर कोई भी इंसान चाहता है कि अगर उसके यहाँ जैसे अक्सर 2 लड़कियां भी होंगी या 3 भी होंगी तो वो ये चौथा चांस डेफिनेटली लेंगे, चाहे उन्हें पता है कि वो नहीं इतनी बड़ी फैमिली चाहते, लेकिन अब ऑब्वियसली 3 चांसेस लड़कियों के हो चुके हैं तो उन्हें एक लड़का जरूर चाहिए। एक्चुअली चक्कर ये होता है ना कि ज्यादातर भैया अपने अपने घर चली जाएंगी, बुढ़ापे में हमारे साथ कौन रहेगा। अगर लड़का होगा या उसकी फैमिली होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, उसकी वाइफ होगी, तो कहीं ना कहीं हमारी देखभाल करेगी, हमारा बुढ़ापे में एक सपोर्ट रहेगा। फिर हमें तकलीफ है कुछ है तो हम लड़कियों को बुलाएं, उनके ससुराल वाले ना भेजे, नहीं हम नहीं भेज रहे, चाहे हर दूसरे दिन भाग जाती है, है ना, या उसका हस्बैंड ना पसंद करे, 100 कारण होते हैं। तो इसलिए मेन मोटिव यही रहता था कि लड़का होगा तो कम से कम बुढ़ापे में, ओल्ड एज में हमारे साथ रहेगा, भाई मिलजुल के अपना कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और हमें एक सपोर्ट मिलता रहेगा। और फिर सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ अभी भी है कि जो लड़का होता है वो क्या कहते हैं, आगे संपत्ति को भी वही संभालता है, फाइनेंशियल वही रखता है सारा होल्ड, फादर का, फैमिली का, है ना। तो वो कारण था, क्योंकि लड़कियां तो ज्यादातर ये होता है कि भैया अपने घर चली गई, वो वहां पर संभालती थी कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे ससुर है, इनकी प्रॉपर्टी भी मेरी है, इनकी लाइबिलिटी भी मेरी है ना। पर अब तो चेंज हो रहा है, पर इतना नहीं है, अभी भी यही होता है कि ज्यादातर यही सोचा जाता है कि मेरी लड़की है, लड़की तो अपनी फैमिली में रम जाएगी, उसके सास ससुर है, उसकी नंदे हैं, उसका देवर है, उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, तो वो हमें इतना टाइम नहीं दे सकती। हाँ। तो इसी बात मेन कॉन्सेप्ट तो यही है। आपकी जब शादी हुई ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग के ड्यूरेशन में जब आप एक हस्बैंड वाइफ बात करते हैं अपने बीच में, तो आपका बॉन्ड कैसा था अंकल के साथ? मतलब आपकी शादी बहुत कितने साल हो चुके हैं? मेरी शादी को 28 साल हो गए। अच्छा 28 साल। ओह सिल्वर जुबली हो चुकी है आपकी उम्र? हाँ 28 अप्रैल में 28 कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा ग्रेट। चलिए तो मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले तो ये आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो ऐसा था कि लव मैरिज ऑप्शन था आपके पास? नहीं। अच्छा ऑप्शन नहीं था आपके हिसाब से। मतलब अब ये चीज क्या है, मतलब ये एक इंसान की अपब्रिंगिंग से फर्क पड़ता है या ये एक्सपीरियंस बोलेगा अब आपका कि आप क्या रेकमेंड करोगे, लव मैरिज ज्यादा प्रेफरेबल होती है कि नहीं? देखो पहले क्या होता था ना, हाउस वाइफ होती थी, ठीक है ना, सिंपल लड़कियों को ये ट्रेनिंग होती थी कि तुम्हें तो हाउस वाइफ, क्योंकि मैक्सिमम हाउस वाइफ होती थी, हाउस मेकर कह लो जो भी है, तो उनको घर पे ही रहना होता था, ठीक है ना। तो उनकी स्किल्स या उनका वो सारी चीजें उस पर बहुत डिपेंड करती थी। जैसे मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और अभी भी बहुत शौक है, मैं कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। तो वो चीज ना कहीं आपको शुरू से सिखाई जाती है, नहीं बेटा खाना बनाना सीख लो, है ससुराल जाओगी सास कहेगी कि ले खाना भी नहीं बनाना आता, या ये काम ऐसे करो या वो काम ऐसे करो। हम बहुत हद तक मम्मी को ही फॉलो करते थे, है ना। हाँ। तो वो चीज वहां पर वो हो जाती थी। अब क्या है, अब डिपेंड करता है कि अब आजकल का जो स्किल है वो इम्पोर्टेंट है ना, कि लड़की भी जॉब करेगी लड़का भी जॉब करेगा। तो मेरे का मानना है कि अगर दोनों की थॉट्स मिल रही है तो शादी कर दो, तो वही लव मैरिज होगी। और मेरा मानना है कि अगर आप कर रहे हो, अगर आपको एक घर के लिए नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि वो वर्किंग हो, तो अपने ही स्किल की लड़की के साथ शादी करो या लड़के के साथ शादी करो, ताकि वो तुम्हें समझ सके, तुम उसे समझ सको। हाँ।
तो इसलिए लव मैरिज हो या अरेंज भी हो तो मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स इस तरह से सोचे कि भाई हाँ कि घर में तो आजकल कोई नहीं बैठना चाहता, ना कोई लड़का ना कोई लड़की, तो ऐसा हो कि दोनों एक दूसरे के काम को समझ सके। ये नहीं कि एक पूरा घर एक पश्चिम बेचारे दोनों में झगड़े हो गए। तो बस ये है। और हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं आपको बाहर जॉब करना है या आपको बाहर जाना है या आपको ये करना है। और अगर आप करते भी हो तो उसमें आपको ये फायदा था कि आप जॉइंट फैमिली में रहते, इंडिपेंडेंट नहीं था। हाँ। तो ये जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं भी तो वो फैमिली मेंबर्स में अपने आप में। हाँ, अब जैसे मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी मदर इन लॉ मेरी पूरी हेल्प कराती थी, क्योंकि पहले मेड वेड का तो इतना था नहीं। फिर मेड आ गई तो मेड से हेल्प ले ली। फिर धीरे धीरे जैसे ओल्ड एज होती है तो मेरे को उनका ज्यादा ध्यान रखना था, तो फिर मैंने बच्चों पे कम ध्यान रखा। तो बच्चे बड़े हो गए तो अपने आप मैनेज करने लगे। तो ये तो फैमिली अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे आप मैनेज करोगे। तो वो लव मैरिजेस के साथ साथ आपने एक वन नाइट स्टैंड टर्म भी सुनी होगी। क्या, कौन सी टर्म? वन नाइट स्टैंड। वो क्या है? वो नहीं, मैंने सुनी ना, मेरे को मालूम। वन नाइट स्टैंड आंटी एक टर्म कह सकते हैं जो आजकल बहुत लोगों के लिए आम चीज है, हमारी जनरेशन जैसे लोगों के लिए। सिर्फ एक रात के लिए साथी बन जाना। अच्छा जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर ये चीज आप देखो, मैंने तो सुनी कहानी इस बारे में कुछ भी, पर मैं चाहूंगी कि ऐसा ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी। अगर मेरे सामने मेरे बच्चे एक है तो ना लड़के को ना लड़की को, क्योंकि वो कुछ पल का तो मजा है। पर चक्कर क्या होता है कि आप गलत रास्ते भी चले जा सकते हो। आप एक के साथ कमिट नहीं हो सकते, आप एक के बारे में सोच नहीं सकते। आपको तो ये लगेगा अरे आज ये, कल वो, परसों वो, तरसों वो। हाँ, वो वाला ज्यादा अच्छा था। वो कोई विश्वास वाली बात नहीं है। रिलेशन जो भी हो, जैसा भी हो, चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, व्हाटएवर, पर उसके साथ लॉयल रहो और उसी के साथ ही आगे कोशिश करो कि मैं इसके साथ टाइम को अच्छे टाइम तक निभा सकूं, जब तक आपके अंदर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए जो दोनों को तोड़ दे। ये थोड़ी ना कि आज वन टर्म फिर 1 घंटे का भी होगा। 1 घंटा मैं इसके साथ रह के देखता हूँ कैसा लगता है, फिर अगले 2 घंटे में उसके साथ रहूंगा कैसा लगता है। ये मैटर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मुझे पता चला, काफी कूल टर्म है ना लोगों। हाँ, कूल टर्म इसलिए है ना क्योंकि पेरेंट्स को बताते ही नहीं बच्चे आजकल क्या चल रहा है। ना पेरेंट्स पूछते कि बच्चे, अगर मान लिया आपका बच्चा बाहर गया है तो वो क्या पता चल रहा है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, जब तक आप उस बच्चे के साथ खुले हुए नहीं हो। अगर कल को मेरे को मालूम पड़ रहा चला कि ध्रुव या नेहा ऐसे टाइम स्पेंड करें, तो मैंने तो उठानी चप्पल और दोनों की बजा देनी है। हाँ, सब बात है। मैं ये पसंद नहीं करूंगी, ना मुझे ये पसंद है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं छोटे मोटे कल्चर से भी जुड़ी हुई हूँ। तो ये चीजें ना वो एक दूसरे के प्रति आपको लॉयल नहीं रखती। ये कोई टाइम पास नहीं है, ये लाइफ है। ये कोई आप काम नहीं कर रहे कि आज मैंने 1 घंटे इसका काम करके देखा, मुझे ये काम करने में मजा नहीं आ रहा, मैं ये काम करूंगा। ये वो चीज लोगों के लिए एक जरिया है एक दूसरे को जानने का। या ठीक है, जानना हुआ, आप 1 घंटे में या 1 रात में कैसे जान जाओगे किसी को? लोगों को लाइफ पूरी जिंदगी लग जाती है समझने में। लोग इतनी बड़ी रिसर्च करते हैं, वो क्या 1 घंटे में समझ जाते हैं? इतने बड़े आविष्कार हुए, वो 1 घंटे में थोड़ी ना हुए। तो आंटी, आपको और अंकल को कितना टाइम लगा अपनी अरेंज मैरिज को लव मैरिज बनाने? 3 साल। 3 साल। 1 साल तो हमने सिर्फ एक दूसरे को समझने में, उनको क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, कितना टाइम दे सकते हैं, क्या कलर है क्या नहीं। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे फैमिली प्लानिंग पे आए। तो 3 साल मान के चलो कि बेसिक हमने एंजॉय करना, लाइफ को समझना, एक दूसरे को समझना, फैमिली को समझना, फैमिली के मेंबर्स को समझना, उनके आगे फैमिली मेंबर्स को समझने में अच्छा टाइम दिया। मतलब मेरा ध्रुव 3 साल के, जब पूरे 3 साल में ध्रुव हुआ, तो ये मान लो कि 2.5 साल हमने इन सब चीजों को दिया। फिर उसके बाद हमने प्लानिंग कर ली थी कि हमें एक बेबी करना है 3 साल में। अच्छा, तो ड्यूरिंग वो 3 साल क्या क्या ऐसी डिफिकल्टीज या
ऑफ कोर्स ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जब आपको लगा होगा? हाँ, रहे हैं। शुरू में बहुत दिक्कतें लगती थी फैमिली को समझने में, फैमिली के इंटरेस्ट को लेने में। डांट भी बहुत खाई क्योंकि काम करने की इतनी आदत नहीं थी। दादी बहुत एक्टिव थी और मैं थोड़ी ढीली कह सकते उस मामले में दादी के अकॉर्डिंग। तो दादी आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी, उनको उसी तरह से काम पसंद था। मैं सिविल से आई थी, मेरे फादर डॉक्टर थे, तो मेरा अलग तरीका था काम करने का। तो ये सारी चीजें ना धीरे धीरे क्लैश होती है। मैं ये नहीं कहूंगी मैं भी चुपचाप सी बैठी रहती थी, कभी कभी मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, मैं रोती भी थी। कभी कभी मुझे बुखार भी चढ़ाता था क्योंकि काम करने की आदत नहीं थी। तो शुरू में बहुत कुछ फेस किया। मैंने बहुत सुना भी, जो इनकी दादी थी या इनकी चाची थी, अरे बच्चा नहीं हो रहा है इसके, क्योंकि सबको तो ये लगता है ना कि जाते ही शादी हुई है बच्चा हो जाए सबको। तो वो टाइम भी थोड़ा वो भी देखा, थोड़ा मैंने वो भी देखा कि मेरे टेस्ट भी हुए, मेरे को डॉक्टर के पास भी ले जाया गया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा। मगर वो चीज हमारी दोनों की थी कि हमें किसी तरह गया 2.5 साल तो काटनी है, इसके बाद अपना बेबी देखेंगे। तो वो चीज हमने फिर इस तरह से प्लान कर दी। उस ड्यूरेशन पे वो जो आप ये बता रहे हो कि ये टेस्ट और वगैरह, तो ये ह्यूमिलेशन आप उस टाइम कैसे फेस करते थे? मतलब गुस्सा नहीं आता था अंदर की ये मेरी भी पर्सनल? इसको ह्यूमिलेशन नहीं कहेंगे। एक्चुअली क्या था ना कि मेरे साथ ना मेरी सिस्टर इन लॉ थी छोटी, जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो मेरी बहुत हेल्प करती थी। वो मेरी अभी भी बेस्टी है। अच्छा। मतलब हम दोनों में अभी भी एक बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन है, नंद भाभी वाला नहीं। तो वो बहुत, उन्होंने मेरे को बहुत संभाला। फिर किसी चीज में मेरे से गलत हो जाती थी या कुछ होती थी तो दादी खाली मुझे ही नहीं डांटती थी, वो सबको डांटती थी। अच्छा। हाँ, वो अंकल को भी करती थी, वो बुआ को भी डांटती थी, वो मेरे को भी डांटती थी। ऐसा नहीं था कि खाली मैं ही टारगेट थी उनके लिए। अगर कोई किसी से भी गलत काम हुआ है, इवन मुझे अच्छे से याद है कि बुआ की शादी होने वाली थी, तो शाम को अगले दिन हमें सगाई पे जाना था, तो शाम को सब रिलेटिव इकट्ठे हो गए थे। तो दाल, मसूर की दाल बनी कि चलो दाल बना लो सिंपल और कुछ मत बनाना क्योंकि कल तो हैवी खाना खाना ही है। तो बाबा दादी वगैरह सबसे तो हमने दाल बनाई, तो गलती से ना वो धनिया मोटा मोटा कट गया उसमें। तो दादी ने धार धनिया से थप्पड़ मारा था बुआ को। ये ऐसा धनिया करते थे कहाँ जाके, जबकि कल सगाई है लड़की की, तो आदमी वैसे इमोशनल होता है। तो दादी इस मामले में बड़ी रॉयल थी। क्या है भैया, तुम गलत नहीं हो सकते हो, तुम गलत हो सकते हो, तुम भी गलत हो सकते हो, ये नहीं कि तू बड़ी पुचकारी जाएगी। तो ये सारी चीजें भी ना मुझे याद है। तो ऐसा उस समय लगता ही नहीं था। तो थोड़ा बहुत अंकल भी संभाल लेते थे, कभी कभी अंकल भी कुछ कह देते थे तो ज्यादा लगता था। तो दीदी बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी, बहुत संभाल लेती थी। तो उस समय थोड़ा अकेलापन कभी कभी लगता था, तो कोई ना कोई संभाल ही लेता था। फिर दादी भी संभाल लेती थी। जैसे बहुत दिन हो जाते थे, मेरे को लगता था कि मम्मी से नहीं मिली, तो दादी कह देती थी खुद ही, जा इसको अपनी मम्मी से मिलाना, इसका मन कर रहा होगा। तो इन सब चीजों के हिसाब से तो मैं बहुत लकी रही हूँ। मतलब प्यार के साथ डांट सारी चीजें। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे को सिखाया जा रहा था ना। आप सोचो कि आपकी मम्मी भी तो आपको डांटती है ना, अरे ये कैसे रोटी बना दी तूने। मुझे तो बहुत डांट पड़ती है किचन के काम में, वो तो सीधा बोलती है ये बहुत। वही था ना, तो उस समय कभी कभी लगता था कि जब देखो तो मेरे को डांट पड़ती है, पर वो मेरा मानना था कि दादी को लगता था कि तू घर की बड़ी है, तुझे ही घर संभालना है, आगे जाके तुझे ही घर देखना है, ना मीना देखेगी ना किट्टू देखेगा। तो उस चीज का मुझे अभी तक बहुत फायदा हो रहा है। तो इस चीज को मैंने इस तरह से बाद में सोचा तो मुझे लगा अरे यार बिल्कुल सही है। तो ये सारी जब फैमिली मैटर्स ही इतने होते हैं, तो आपको क्या लगता है यूजुअली जो विमेन होती हैं वो अपने घर के मामलों में इतनी बिजी होती हैं कि उन्हें ज्यादा खबर नहीं रह पाती कि बाहर आगे कंट्री में या हमारे स्टेट में ये जो अभी जैसे रिसेंटली ये फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह ये सारी चीजें चल रही हैं, तो जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को अपने घर की ही प्रोटेस्ट और घर के ही कामों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती होगी कि आप इन चीजों पे भी एक बार ध्यान ज्यादा दे पाओ। तो ये क्या डिफरेंस क्या लगता है इस चीज में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट की बात होती है। जैसे मुझे तो न्यूज में बहुत इंटरेस्ट है, मैं न्यूज, पॉलिटिक्स की बातें, पॉलिटिक्स के बारे में बातें करना, मेरी और बाबा जी की बहुत डिस्कशंस होती हैं। तो जैसे फार्मर के ऊपर है डिस्कशंस होती हैं, या मैं प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट और जो पास्ट गवर्नमेंट थी उनके बारे में हम डिस्कस करते। मुझे न्यूज देखना, न्यूज के टॉपिक्स पे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी से मेरे को मौका मिले ऐसा तो मैं करती हूँ।
इवन मुझे नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है कि फेसबुक पे या कहीं पर भी कुछ अच्छा आएगा ना कि इसमें इस चीज को खाने से ये चीजों का फायदा होता है, तो मैं अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, या मैं किसी को बताती हूँ कि आप ऐसे करो, इससे बहुत फायदा होगा। तो वो इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप किसी भी तरह के कामों को करने में भी वो देख ही लोगे, कर ही लोगे, उसके बारे में बातें भी करोगे। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी खाली क्यों ना हो। तो मैं तो इंटरेस्ट की बात मानूंगी। अब मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं खूब बातें करती हूँ। आता है ना जब ऐसे सपोज पॉलिटिक्स या फिर कंट्री के कुछ डिसीजन के बारे में जब ऐसे बात हो रही होती है, अक्सर मैंने ये देखा है जैसे फैमिलीज में अगर कोई डिस्कशन हो रहे होते हैं तो किसी लेडी के सजेशन या उसके ओपिनियन की इतनी वैल्यू रखी नहीं जाती जितना वो मेल्स उस टाइम जो बात करते हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है कि लेडी किस पोजीशन पर है, समझ रहे हो। अगर जैसे मैं हूँ, अब मैं इस घर में एक लेडी हूँ जो ऊपर हूँ, है ना, क्योंकि दादी नहीं है। अगर किसी के घर में दादी होती है तो उसी हिसाब से सोचा जाता है। दादी कह देती है अरे ना चल तू अपना काम कर, चावल बीन ले, है ना। दादी को क्या मतलब किसान क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट क्या कर रही है ना। या मेरी मदर है, उनको क्या मतलब है किस समय क्या चल रहा है ना, कोविड में क्या हो रहा है, इंजेक्शन बन रही है, बच्चों को क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, मास्क कहाँ है आपका। पर डिपेंड करता है कि घर में लेडी कहाँ पर है। अगर मैं हूँ तो मैं खुल के बात करती हूँ, तो मेरी बातों को कभी कभी कोई एग्री कर लेता है, कभी कभी नहीं भी करता, तो बहुत गुस्सा भी आता है। हाँ वही कि मतलब दैट डजंट मीन ना कि आप हाउस मेकर हो तो आपको देश को लेके, वो भी सबके लिए होता है, सबके। हाँ नहीं, हमारे घर में तो सबके लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ही अवॉइड किया जा रहा है। यहाँ हो, धूप हो, कितनी बार डैडी हो, कितनी बार ये हो, तो डिपेंड करता है कि क्या बात वो सही है या नहीं, वो डिपेंड करता है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भाई आप लेडी हो तो आप ही को करा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को लगता है कि आजकल कोई नहीं करता। हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली में ये सारी चीजें देखी, वरना अक्सर मैंने लोगों के यहाँ देखा ही है कि ऐसी चीजों में यूजुअली विमेन के सजेशन या उसके ओपिनियन की इतनी वैल्यू नहीं कि अच्छा ठीक है तुम्हें पता ही कहाँ है, मतलब इस तरीके से ना वो टाल दिया जाता है। वो इसीलिए ना क्योंकि मतलब आप लेडी भी तो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करती कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। वो उसको कह देंगे अच्छा जल्दी जाके खाना बना ले या रोटी बना ले या चल कपड़े सूख रहे हैं। वो ज्यादातर इसी तरह की बातें करती है। अगर वो ये कहे नहीं देखो किसान है ना वो प्रोटेस्ट कर रहे, तो दूसरा आदमी को कभी ना कभी तो लगेगा कि नहीं यार इसको पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स या किसी और चीज में भी इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजें ना अपने ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप खुद खुलकर बोलोगे तभी दूसरा समझेगा। अगर आप ये सोचो कि मुझे तो राजमा चावल पसंद है, पर कोई खुद ही समझ ले मेरे को राजमा चावल पसंद है, तो वो नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे राजमा चावल पसंद है। करेक्ट। राजमा चावल का नाम लेके आपने मेरे मुंह में पानी ला दिया एक बार। मुझे भी बहुत पसंद है राजमा चावल। मुझे भी बहुत, मतलब इनफैक्ट घर में मेरे ज्यादा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन राजमा चावल का नाम आता है तो मम्मा को पता है इसको बहुत पसंद है। नहीं हमारे घर में मैं राजमा चावल शौक से खाती हूँ, और एक मुझे कढ़ाई पनीर, और साथ में मुझे सांभर डोसा भी, मतलब वैसे मेरी अरे क्यों लग रहा है आप मेरी सोल पार्टनर टाइप बन रही हो, मेरे को सारी सेम चीजें मिल रही है हमारी। मुझे कढ़ाई पनीर बहुत, मतलब कभी भी कहीं कुछ बाहर भी जाना होता है तो अगर हम नॉर्मल मेन कोर्स की बात आती है तो मेरे लिए कढ़ाई पनीर तो मस्ट वाला ऑर्डर है। ये तो वही है, मतलब वो कहीं ना मानते हैं कि हम हमेशा हर बार वो विश पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हम सब लोग जाते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस बाबा रहते हैं, सेकंड बच्चे रहते हैं, है ना। तो मैं और अंकल तो ज्यादातर एडजस्ट करते हैं। अंकल की भी ऐसा नहीं कहते कभी कि नहीं मेरी पसंद ये है। वो भी हमेशा कहते हैं जो तुझे अच्छा लग रहा है तू मंगा ले, मैं खा लूंगा। और मेरा तो ये मैं हावी होती हूँ, डोसा मंगाते हैं, अब ये मंगाते हैं, अब वो खाना है। चलो सही है ना कहीं तो चलो पॉलिटिक्स में ना सही, खाने के मामले में तो मेन कोर्स में तो अपनी चलनी है। है ना। नहीं पॉलिटिक्स में भी चल जाती है, बाबा के साथ बैठ के मेरी बहुत डिस्कशंस होती हैं इस बारे में। अच्छा। बाबा जी और मैं चाय के टाइम खूब डिस्कशन करते हैं। चलिए बढ़िया है। आप बताइए इसीलिए आप फिर पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते हो, इस माने आपको भी उतरना चाहिए। बीच में सोचा था, फिर सोचा छोड़ो, कौन इस गंद में पड़ेगा। नहीं करना चाहिए था।
मुझे ऐसा लगता है आप कर सकते थे ऑफकोर्स। और जब जो लोग एक्चुअली दोनों तरफ की सोच के चलना जानते हैं तो शायद वो देश संभाल भी ले। हाँ हो सकता है, पर उसके लिए ना इतना गंद है ना पॉलिटिक्स में कि जाने में 10 बार सोचना पड़ता है कि अरे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर और फिर आपके पास कोई बैकग्राउंड हो। लोग अगर यही सोचते रह जाएंगे गंदे गंदे तो वो गंद साफ करने के लिए उतरेगा नहीं जब तक। नहीं वो बात तो सही है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कोई भी हो, कोई भी जगह हो, कोई भी फील्ड हो, आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना। अब अगर घर में सब अपने अपने इसमें हैं और आप पॉलिटिक्स में जाना चाह रही हो तो आपके साथ सपोर्टर्स भी तो हो। जब आपके पास सपोर्टर्स ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे। हाँ आप छोटी छोटी राजनीति जरूर कर सकते हो, जैसे किसी उसके साथ जुड़ सकते हो, जो क्या कह सकते हैं उसको, एनजीओ वगैरह के साथ। हाँ, ताकि आप उनके साथ जुड़कर थोड़ी समाज सेवा या इस टाइप का कुछ कर लो। हाँ वही करिए। खैर आंटी इसी के साथ ये बताइए, जैसे अब ये पॉलिटिक्स करियर वगैरह इसकी बात हुई, तो कभी ऐसा रहा है कि आफ्टर शादी या शादी से पहले भी, जैसे कि आपने बोला कि मैं कोई इतनी ज्यादा एम्बिशियस या फिर पढ़ाई के मामले में इतनी ब्रिलियंट नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसा था कि एवरेज स्टूडेंट हूँ, पढ़ना है, तो कभी कुछ सोचा था कि अगर मौका मिला तो ये जरूर करूंगी या ये करने का सोचा है? हाँ ऐसा मैंने सोचा था और मैंने किया भी, मेरे को करने भी दिया अंकल ने या मेरी फैमिली ने, मेरे को बहुत सपोर्ट करा था। मैंने प्ले स्कूल रन किया था 5 साल मैंने प्ले स्कूल रन किया था अपने ही घर में, जिसमें मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड सब सपोर्ट करते थे। हाँ। तब बच्चे बहुत छोटे छोटे भी थे और मैंने खूब अच्छे से चलाया भी था। वो तो फिर ये हुआ कि अंकल का ट्रांसफर वहाँ से दूसरी जगह हो गया और काफी दूर हुआ था, तो अंकल का बार बार आना जाना भी ठीक नहीं था, उनको दिक्कत होने लगी थी बैक पेन में, तो फिर वो मेरे को बंद करना पड़ा। नहीं तो मैंने 5 साल अच्छे से उसको रन किया, बहुत अच्छा स्कूल चला था मेरा। मतलब अगर मैं अभी भी वो रन कर रही होती तो मैं बहुत सेटिस्फाइड होती कि हाँ यार मैं बहुत अच्छा चीज कर रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को आप अगर अच्छी चीजें सिखा रहे हो तो उसमें बुरा भी नहीं है कुछ। पूरा पैटर्न चेंज हो गया, लोगों की सोच चेंज हो गई, अब लोग नाम पे पीछे भागते हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको ना करने के प्रेरणा देती है। तो कई बार रिग्रेट तो होता होगा अक्सर कि सिर्फ जस्ट बिकॉज अंकल का मेन प्रायोरिटी रखना था काम, तो उस चक्कर में मैंने शायद अपनी चीज खो दी। नहीं एक्चुअली चक्कर ये है ना कि प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज थे। अगर हेल्थ इश्यू ना होकर वैसे होते ना ईगो इश्यू, तो शायद एक बारी को मुझे लगता, पर हेल्थ इश्यू थे। दादी का ऑपरेशन हो गया था बैक का, दादी बेड पर थी पहला। अच्छा। फिर बाबा जी भी देखो एज थी, दादी का कर नहीं सकते, सारा काम मेरे को करना होता था। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और जब तक सब हेल्दी थे फिर अंकल बिजनौर चले गए, अंकल की बैक पेन होने लगी, तो ये सारी चीजें ना एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग हो गई थी। तो उसकी वजह से ना मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा था कि यार कहीं मैं अपने एम्बिशियस की वजह से या अपने काम की वजह से ये फैमिली को तो नहीं डिस्टर्ब कर रही। ध्रुव उस समय हॉस्टल चला गया था, तो बहुत सारी चीजें हुई थी हमारे साथ। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं। ध्रुव को हमने हॉस्टल से लिया, ध्रुव बहुत बीमार रहता था उधर हॉस्टल में। दादी का ऑपरेशन को 1 साल हो गया था, तो दादी भी थोड़ा मूव करने लगी थी और सब चीजें थोड़ी धीरे धीरे सेटल हो रही थी। और बाबा जी तो मेरी ओल्ड एज थे ही, फिर अंकल के बैक में पेन होना कि आगे आगे जाके ये कोई दिक्कत ना कर दे। तो ये सारी चीजों को सोचकर फिर हमने सोचा कि बिजनौर अंकल का हुआ था, तो हम वहीं चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसा हो सकता था कि बिजनौर जाके भी आप अपना एम्बिशन भी वहाँ पर रखते हैं कि मैं ये चीज भी फॉलो करती हूँ, वहाँ दोबारा स्टार्ट करना? और नहीं, फिर वो मैंने बिजनौर में तो नहीं किया था क्योंकि तब बच्चे दोनों छोटे थे, तो उस समय तो नहीं हो पाया था, क्योंकि एक 2 साल का ही ट्रांसफर था अंकल का। तो हम फिर जब इंदिरापुरम शिफ्ट हुए तब वहाँ पर मुझे लगने लगा कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने टपरवेयर ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, मैं टपरवेयर में मैंने खूब अच्छा टपरवेयर में किया भी, और टपरवेयर में मैं मैनेजर लेवल तक रही। और हाँ, फिर जैसे जब दादी एक्सपायर हुई तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत हुई, बच्चे 10th-12th में थे, तो उस समय मैंने फिर छोड़ दिया। मतलब छोड़ा तो नहीं था, मैं नीचे लेवल पर ही आ गई थी कि मैं मैनेजर लेवल मेंटेन नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा जी को भी टाइम देना था।
तो मैं अभी तक करती हुई आ रही थी जब तक मैं इंदिरापुरम में थी। अब अंकल का यहाँ ट्रांसफर हो गया, मैं और बाबा जी यहाँ आ गए, तो अब मेरा कम हो गया है। अभी भी है टपा हुआ पर कम है। लोगों को पता चल गया कि अभी ये यहाँ नहीं रह रही तो सामान वगैरह क्या लेना। बस वही है ना, ये वही मतलब ये ऑटोमेटिकली पता नहीं अब ये अपब्रिंगिंग है या शुरू से एक दिमाग में होता ही है ना। ये कुछ ऐसा नहीं था कि आप अपना मन मार के वो कर रहे थे, लेकिन ये आपको शुरू से सिखाया गया कि नहीं, सब चीजों को छोड़ के पहले फैमिली। हाँ, ये तो देखो कोई भी होगा। इवन मैंने आजकल भी खूब लड़कियों को देखा है कि खूब अच्छी जॉब कर रही हैं, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रही हैं, पर जहाँ फैमिली की बात आती है वहाँ वो उस चीज को खत्म कर देती कि नहीं, मैं जॉब नहीं कर रही, मेरे को ये करना है, फैमिली को देखना है। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा अजीब लगता है सुनने में कि ये शायद सिर्फ इस वजह से है कि वो अपने मन से कर रही है, या उन्हें हमेशा से सिखाया गया है कि उनका मन ही इस तरीका का बन गया। नहीं, आजकल सपोर्ट नहीं है। बेबी आपको करना है एक, नहीं तो आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। अगर हेल्थ इश्यूज को नहीं लेना, आप चाहते हो कि बुढ़ापे तक आप फिट रहो, तो आपको एक बेबी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है ना। ये तो भगवान ने इस तरह से बनाया है लड़की को कि अगर आप बेबी नहीं करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। आपको कैंसर हो सकता है, आपको ओवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या और भी बहुत सारी चीजें, आपको लीवर पे इफेक्ट आ जाता है। ठीक है ना। ये तो एक कंपल्सरी है कि एक बेबी करना है। ठीक है ना। तो एक बेबी करना है तो उसकी परवरिश कौन करेगा? पहले होता था जॉइंट फैमिली होती थी, मदर इन लॉ है, दरानी है, जिठानी है, तो कोई अगर एक वर्किंग भी है तो मैनेज हो जाता था। अब नहीं होता। अब लड़की के ऊपर प्रेशर ये है कि उसके बच्चे को कौन पालेगा, या तो वो क्रच में डाले तो वहाँ प्रॉब्लम है बहुत सारी चीजों की। तो इसलिए तो शायद आजकल लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप को भी बहुत अहमियत दे दी है कि यार इन सारे चीजों से बचना है, अगर एम्बिशियस भी रखना है, सब चीजें मेंटेन करनी है, तो इट्स बेटर टू नॉट। तब भी तो लड़की के ऊपर ही प्रॉब्लम है ना, बेबी तो उसी को करना है। तो कोई बात अगर लिविंग में भी चले जाओ आप, वो तो कहेगा मैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, तुझे बेबी करना है कर। आपने फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को देखा होगा, वो शादी सिर्फ बेबी करने के लिए करती है। एक बेबी, 2 बेबी करके रिलैक्स, चाहे वो 40 साल की हो रही हो। उसका कारण ये है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ, हमारी मजबूरी है बेबी करना। अब बेबी करना है तो आप लिविंग में रहो या 1 घंटे में रहो या 1 रात में रहो, बेबी तो आप ही को करना है। जब आपको करना है तो जिम्मेदारी भी आपकी। हाँ, ये सारी चीजें आजकल इतनी चीजें हैं, इस चीज की भी अवेलेबिलिटी होती होगी कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी के लिए काफी सारी चीजें हैं। ये आपके ऊपर है, आप जैसा मैनेज करो, बस पैसा लगाने वाली बात होगी। नहीं बेटा, हर चीज में ना पैसा भी नहीं इम्पोर्टेंट होता। आपका जो हेल्थ है वो पैसे से नहीं है कि आप सोचो मैं जूस पी रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। हर चीज को हर टाइम पे ही चाहिए होगी। अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं अब फिजिकल रिलेशन भी तो एक एज में ही तो बनाओगे। करेक्ट। तो उसी हिसाब से भी एक एज तक ही होता है। आप पीरियड्स भी एक एज से शुरू होते हैं, एक एज में खत्म हो जाते हैं। तो हर चीज का एक सिस्टम है। पर आंटी, अब जैसे आजकल ये LGBTQ टर्म है, वो ये भी आपने अक्सर सुनी होगी जब ये जब कर दिया गया था, तो ये अब जब वो भी तो लड़कियां हैं, तो अगर वो नहीं कर पा रही हो बेबी, तो इसका क्या मतलब है? क्या वो अपना इंटरेस्ट मार दे जस्ट बिकॉज़ उन्हें पता है कि उनको बेबी करना जरूरी है? नहीं, एक्चुअली मैं ये नहीं कहती कि वो आपकी इच्छा है, बेबी नहीं करना चाहते मत करो, पर आप प्रिपेयर रहो कि ओल्ड एज में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी एक नॉर्मल लेडी से। अच्छा। ये हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं बेबी करने के कारण, क्योंकि बेबी करने से आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स हैं या जो भी बनता है 14-15 साल या 20 साल या 25 साल या 30 साल तक, वो सब बेबी होने पर ही रिलीज नहीं होता है। नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इफेक्ट डालता है, आपकी लीवर पे, आपकी किडनी पे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे। आप फिजिकल रिलेशन को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, और तो छोड़ो। तो ये सारी चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेबी करना जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है।
अगर हम नहीं करेंगे या लोग नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं कर रहे, तो आप देखना कुछ टाइम के बाद उसको कोई ना कोई ऐसी इंटरनल, आप मनीषा कोइराला को देख लो, ठीक है, उसने लेट शादी करी और उसको कैंसर हुआ, तो उसका कारण भी बहुत हद तक यही था कि उसने बेबी नहीं करा था। जिनको बेबी नहीं हो सकता वो और कारण है, नहीं तो अर्लियर डेथ होती है लेडीज की अगर बेबी नहीं करती, तो ये फर्क है बेबी करने में बस। बाकी तो चॉइस है, आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो। तो बताओ अब मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि बेशक ये एक्ट भले ही कर दिया गया है इंडिया में भी अब अलाउड, लेकिन कितनी फैमिलीज अभी भी इस चीज को लेके बहुत जल्दी, मतलब क्या ऐसा हो सकता है, ये सपोज आपकी फैमिली में कल को आपको पता चले कि कोई आपका बहुत ही क्लोज वन है जिसकी फैमिली में ये निकल कर आता है कि भाई उनका चाइल्ड इज नाउ ओपन अबाउट इट एंड either it's he or she that's saying कि नहीं I'm not interested in other sex या फिर opposite sex but I'm interested in the same one, तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम अगर सपोज उनकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती है तो आपका कहना क्या होगा, कि आप ये समझाओगे कि फैमिली के अकॉर्डिंग चलो या फिर अपना इंटरेस्ट मारो, या नहीं आजकल का समय बदल? देखो ये होता है कि कुछ टाइम तक तो ये रहता है, मेरा मानना है अगर वो लॉन्ग टर्म तक ये सब चीजें रिलेशन चाह रहे हैं तो किसी का परिवार खराब करने की क्या जरूरत है, भैया रह लो फिर तो दोनों इकट्ठे क्या करें। मगर अगर ये कुछ सालों तक का ही है, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, तो ठीक है, 10 साल के बाद तो फिर वो नॉर्मल लाइफ लीड करने की सोची। मेरे को लगता नहीं कि ये रिलेशन बहुत लंबे टाइम तक चलते होंगे, कि 50 साल या 60 साल या 70 साल का रिलेशन होगा। पर अक्सर अभी तक तो फिलहाल में ये देखा जाए तो देखो आप देखो, मैं मानती हूँ कि पहले तो फैमिली प्रेशर होता था, लोग अगर होते भी थे तो ज्यादातर ये होता था कि ठीक है नहीं ये ठीक नहीं है, तुम लड़की से शादी कर लो या तुम लड़के से कर लो। आजकल हो रहा है, हाँ है ना, ये रिसेंटली अभी शुरू हुआ है। तो इसके बारे में भी कुछ अभी कुछ कह नहीं सकते कि नहीं ये तो 70 साल तक बहुत अच्छे रिलेशन मेरे, या 60 साल तक बहुत अच्छे, या 50 साल इन्होंने सिल्वर जुबली मनाई, है ना। इस तरह का कोई अभी क्लियर नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ खास बोल नहीं सकती। पर ये जरूरी है आंटी कि जैसे सपोज अब अगर कोई चाहे कि 50 साल तक ही वो चले तभी वो बढ़िया है, क्या पता वो 25 साल या 10 साल अगले 10 साल में वो चीज करे जो वो मन से, क्योंकि वो मन से चाहते थे, वो दिल से चाहते थे, और वो मैं तो कह रही हूँ कि वो अभी ये इस बारे में क्लियर ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही 50 साल तक हो तो बहुत खुश हो, मेरा मानना है कि अगर आपने किसी चीज के लिए रजामंदी करी है, बहुत लड़ाई झगड़ा किया है कि नहीं हमें ये करना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, अब आप उसके 5 साल या 10 साल बाद ही आप उसका रिजल्ट देख सकते हो ना, कि हाँ इनमें तो अभी भी बड़ा प्यार है, अभी भी एक जैसे रह रहे हैं, कोई ऐसी इश्यूज नहीं है, सब मैनेज हो रहा है, तो कोई परेशानी नहीं, करते तो कंटिन्यू। अभी इस बारे में कुछ कहना बेकार है, अभी मैं इस बारे में कुछ क्लियर नहीं कह सकती। हो सकता है ये बहुत अच्छा हो सकता है ये बहुत बेकार हो सकता है ये ठीक ठाक चले, तो अभी कुछ कह नहीं सकती। और अगर मान लिया कल को मेरी फैमिली में ऐसी कोई इश्यूज आते भी हैं तो वो सिचुएशन बताएगी कि क्या करना चाहिए। अभी मैं इस बारे में क्या बोलूंगी, नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, हो सकता है मैं इस चीज को एक्सेप्ट ही ना करूँ, हो सकता है मैं एक्सेप्ट कर लूँ, खाली मेरे एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता, तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होगी। करेक्ट। चलिए बढ़िया है, ये सारी चीजें जानने से तो काफी चीजें पता लगती हैं कि अभी भी मतलब लोग किस चीज को लेके सोचते हैं या क्या करते हैं। हाँ, अब तो फिर भी बहुत ओपन माइंडेड है, लोग सोचते भी हैं, बातें भी करते हैं, हाँ, एक दूसरे टॉपिक्स को बारे में जानते भी हैं, तो इसलिए इतना अब कोई भी टॉपिक इतना ऑकवर्ड नहीं लगता जितना पहले लगता था। हाँ। पहले लोग काफी कतराते थे, ये चीजें सुनने से ही लोगों का ये हो जाता था कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो उसका कारण ये था ना कि सोसाइटी में वही चल रहा था। अभी अगर अब जैसे थर्ड जेंडर दे दिया गया, हाँ। हम लोगों के टाइम में कहाँ थर्ड जेंडर होता था, मेल या फीमेल, है ना, अदर जेंडर का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो अब वो चेंज आ गया, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये लोग इस तरह से हैं, या इनको सिटीजनशिप मिली हुई है, ये इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं। हमारे टाइम में ये सब कुछ भी नहीं था, ना बुक्स में ना किसी उसमें कि ये कर सकते हैं। तो फिर
तो ये सारे चेंजेस, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, पर ये है कि हाँ, इन सब चेंजेस के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कारों को भी फॉलो करना चाहिए। खाली इन चेंजेस को ही नहीं फॉलो करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मत भूलो कि हम कहाँ के हैं, बहुत डिपेंड करता है। अगर आप ये भूल गए तो फिर तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। हाँ। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के, बट थैंक यू। जानना चाहूंगी कि अगर जैसे आपके बारे में या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एडवेंचरस मोमेंट्स रहे हो जो आप चाहते हो बताना, या कोई एक ऐसी, जैसे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी कुछ गलतियां होती हैं या कुछ सीख मिलती है उन्हें, या कोई अच्छा काम होता है जो वो आगे बढ़ाना जरूर चाहते हैं, या लोगों को बताना चाहते हैं कि मैंने ये किया था तो तुम ये मत करना, या मैंने ये किया तो तुम ट्राई करके देखो, हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग हो, मेरा अलग हो, लेकिन ये चीज शायद सक्सेसफुल रहती है हर किसी की लाइफ। नहीं, ऐसा तो फिलहाल अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, पर हाँ कभी कभी ये जरूर गिल्टी होती है कि मैं दादी को उतना टाइम नहीं दे पाई जितना मुझे देना चाहिए था, क्योंकि दादी बहुत बीमार थी उस समय जब हम इंदिरापुरम थे, और दादी हमेशा कहती थी कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, पर वो कहीं ना कहीं मुझे अभी तक थोड़ा सा फील देता है। ये कह सकते हैं कि एज अ बहू कि मैं जिस हिसाब से बाबा जी के लिए करती हूँ उतना मैं दादी के लिए भी कर पाती। तो वो एक मेरे को जरूर रहता है, और मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे एक दोनों तरफ बैलेंस बना के चलें, है ना, अपनी वाइफ के भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करें, ये मैं जरूर चाहूंगी। ये एक अच्छा, यही जब ये आप जो दोनों चीजें संभालने की बात कर रहे हो, अक्सर मैं ये चीजें भी सुनती हूँ, जैसे हम लोग जब भी कोई बंदा सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में किसी भी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके या अपने करियर में किसी चीज को लेके, तो वो हम ना हमेशा सुनते आते हैं कि ये सब जो भी हुआ है ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर, या ऑल बिकॉज ऑफ माई वाइफ, या माई सिस्टर, या मेरी मदर इन लॉ, या किसी ने भी, जैसे इन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसलिए मैं कर पाया। बट मैं ये चीजें उनके ही मुंह से जानना चाहती हूँ, या उनके पर्सपेक्टिव से जानना चाहती हूँ कि उनका कहना क्या है इस बात को लेके। कि जैसे मैं कहूँ कि मेरी मम्मा ने मुझे इतना सपोर्ट करा इसलिए शायद आज मैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कभी कोई मेरी मम्मा से ये जाके नहीं पूछेगा कि आपने ऐसा क्या किया या ऐसा ही क्यों किया, आप क्यों थे वहाँ सपोर्ट करने के लिए, अगर आप सपोर्ट करने के लिए इतने एलिजिबल थे तो आप आगे क्यों थे। एक्चुअली क्या होता है ना, जो लेडी होती है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, या आपकी मदर हो, है ना, उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो इच्छाएं दबी हुई होती है, वो कॉम्प्रोमाइज करती रहती है ना। एक नेचर होता है कॉम्प्रोमाइज करने का, तुम भी होगी हमारी एज में तो तुम भी करोगी, तो वो जेंट्स भी करते हैं, लेडीज भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि जेंट्स नहीं करते। वो कॉम्प्रोमाइज जो होता है ना, वो धीरे धीरे ना वो अंदर ही दब जाता है। जब उसके बच्चे होते हैं, ठीक है, और उन बच्चों में वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट देखती है तो चाहती है कि नहीं इस इंटरेस्ट को वो डेवलप करे, ठीक है ना, तो इसलिए वो उनको मोटिवेट करती रहती है कि नहीं तुम ये करो, तुम बहुत अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छी कर रही है, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए। और अगर वो उसमें कामयाब हो जाते तो वो उसको क्रेडिट भी देते है ना। तो ये सारी जो बातें होती है ना, वो फिर वो चली जाती है कि मेरी मदर ने मेरे को बहुत वो दिया, या मेरे फादर थे, या मेरी दादी थी, तो कहीं ना कहीं सबकी दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो वो उनको मोटिवेट करने में, क्योंकि वो कहती है हम तो कर नहीं सकते, चलो हमारे बच्चे या हमारा पोता या हमारी नाती या कोई जानना चाहती हूँ ना कि मतलब क्या इंसान के लिए बड़ी चीज क्या है। मतलब ये हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हो सकता है मेरे लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो, लेकिन आपके लिए क्या है, क्योंकि अक्सर विमेन के थ्रू तो हम ये चीजें नहीं सुन पाते हैं कि मैं ये चीज करती तो शायद ये हो पाता, लेकिन ये जरूर सुनना चाहूंगी कि क्या आपको सुनना ज्यादा बेटर लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, या फिर हमेशा ये सुनते रहना अच्छा लगता है कि यार मेरा हस्बैंड आकर आगे बोल रहा है कि यार मेरी वाइफ थी इसलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, वो तो दोनों पे डिपेंड करता है। कितनी बार हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होते हैं, आजकल तो बहुत चेंजेस आ गए, पहले तो आसपास के लोग ही कहते थे हाँ ये करेगा, आजकल तो हाउस हस्बैंड भी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें अब बहुत वो कंजर्वेटिव उसमें आ गई है कि नहीं लेडी ऐसा सोच सकती है, जेंट्स नहीं सोच सकते। तो आजकल तो सब डिपेंड करता है कि
आपकी खुद की पर्सनल सोच क्या है। अगर मेरी पर्सनल सोच बहुत अलग है तो मैं वैसे सोच रही हूँ, अगर मेरी वैसे है तो मैं वैसे सोच रही हूँ। तो डिपेंड करता है। और फिर घर के मेंबर्स के आपको कितना वो करते हैं। हो सकता है आपका हस्बैंड आपको 100% सपोर्ट कर रहा हो कि नहीं मैं घर संभाल लूंगा तू जा, तो वो जाएगी। अगर वो कहेगा नहीं भैया मेरे से घर नहीं संभलता, तो घर तो किसी को संभालना है। तो इसलिए तो अगर वही सेम सिचुएशन आपके साथ होती जैसा जो आपका प्ले स्कूल नहीं हुआ या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, ऑब्वियसली आपने सोचा कि मुझे मेरे इन-लॉज का भी ध्यान देना चाहिए अब, और जो कि आप अभी भी सोच रहे हो क्योंकि ये आपकी वैल्यूज हैं, आप से ये चीज सीखते आए हो कि नहीं यार मेरे को दोनों तरफ बैलेंस बना के रखना है, और आप अभी भी रिग्रेट कर रहे हो कि शायद मैं अपने मदर इन लॉ को वो टाइम नहीं दे पाई। तो क्या आपको लगता है ये चीज शायद और डिफरेंट होती है अगर उस टाइम ये भी हो सकता था कि अंकल बोले कि नहीं जो जिम्मेदारी पूरी तुम पर है कि अगर तुम सोच रही हो कि बच्चों को संभालना है तो दोनों 50-50 करते हैं, तुम भी अपना काम देखो मैं भी ये करता हूँ, मैं भी अपना काम देखूँ ये भी करता हूँ। हाँ, मगर उस समय बहुत ज्यादा सिचुएशन बड़ी वो हो गई थी ना। अगर एक के ऊपर ही डिपेंड होता कि अंकल के ऊपर ही होता खाली कि अंकल को जाना आना पड़ रहा है तो अंकल कहते कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। पर उस समय अंकल, दादी, बाबा, बच्चे, आप सोचो कि जब बहुत सारे रास्ते कट जाते हैं तो आदमी एक ही पीछे थोड़ी ना पड़ा रहेगा कि नहीं मुझे तो यही शीशा तोड़ के जाना। वो सोचेगा मैं किसी तरह खिड़की खोलूं, थोड़ी सी जाली ही कट जाए बस, ज्यादा नुकसान ना हो, है ना। तो इसी तरह रिलेशंस होते हैं। आप शीशे को तोड़ के नहीं जा सकते या दरवाजे को तोड़ के नहीं जा सकते, वो लास्ट होता है, बिल्कुल लास्ट, मेरा जो मानना है। तो इस समय मुझे खिड़की लगी कि नहीं, इस समय सिचुएशन ये है कि मैं अंकल के पास जाऊं, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहे और हम थोड़ा मैनेज कर लें। तो वो सिचुएशन को मैंने इस तरह से लिया। अगर मैं इस एम्बिशियस नहीं मेरा स्कूल है तो मेरे लिए फैमिली भी तो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको क्यों भूल रही हूँ। हर किसी का अपना नजरिया, हर किसी के लिए अपनी प्रायोरिटीज है। हाँ, वो डिपेंड करता है। हो सकता है किसी के लिए स्कूल इम्पोर्टेंट होता है, हो सकता है किसी के लिए फैमिली इम्पोर्टेंट होता है, हो सकता है किसी के लिए दोनों ही ना हो। तो वो मैं हर किसी की अपनी पर्सनल सोच है, मैं उसमें ज्यादा वो नहीं कर पाती। बिल्कुल। जो भी, बट चलिए आपका पर्सपेक्टिव जान के बहुत अच्छा लगा मुझे आंटी, काफी अच्छा लगा कि शायद आज थैंक यू बच्चा, आपको भी मुझसे बात करके अच्छा लगा। नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हमारी क्लियर भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ मैंने भी तुमसे सीखा, खासकर वन नाइट वाला। मुझे ये पता नहीं था, अब मैं भी निगाह रखूंगी अपने दोनों बच्चों पर। ओके बाय। थैंक यू सो मच आंटी, आप हमारे आंटी जी नमस्ते एपिसोड की सबसे पहली गेस्ट हैं और थैंक यू। होपफुली ये हमारा शो जो है आगे और इसी तरह लोगों को एंटरटेन करता रहे और पसंद। बिल्कुल, और मुझे भी इंतजार रहेगा कि मैंने कैसा इंटरव्यू दिया सुनने का। नहीं आंटी, ये तो इंटरव्यू बिल्कुल नहीं, एक तरीके से ये हमारी डेट थी कि मैं आपकी चीजें सुन सकूं और जान सकूं। बहुत अच्छा लगा, कम से कम नई जनरेशन के बच्चे टाइम देकर डेट्स ले रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर वो अपने में मस्त और हम अपने में मस्त रहते हैं। नहीं, मुझे बल्कि काफी शौक है और हो सकता है आगे हमें और ऐसी नई किस्से सुनने को मिलते रहें। और बिल्कुल। तो जो हमारे लिसनर्स हैं जो भी ये सुन रहे हैं, अगर आपको भी हमारी कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बकर लिबरेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। थैंक यू।